तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने चार्ट बन चुका है। आपको ये बता दूं कि ये जो फीमेल नेटिव थी इनका डाइवोर्स हो चुका था। तो डाइवोर्स के बाद ये दूसरी शादी थी। तो यहाँ पर दूसरी शादी के लिए जो नियम होता है कि सबसे पहले तो देखिए, हमें मालूम है पहली शादी होती है सप्तम भाव से। तो पहली शादी के संबंध में दूसरी शादी का प्रॉमिस आ रहा हो, फिर उसके बाद दूसरी शादी को जो है देखा जाता है। तो जो नियम है कि सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी द्विस्वभाव ग्रह, देखिए द्विस्वभाव ग्रह कौन सा होता है, ड्यूअल प्लैनेट बोलते हैं। बुध जो है वो द्विस्वभावी है, जो गुरु है वो भी द्विस्वभावी है, इनके अंतर्गत आने वाली जो राशियां हैं वो भी द्विस्वभावी हैं। तो सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी द्विस्वभाव ग्रह हो, जैसे यहां पर बुध सीधे ही आ गया द्विस्वभाव, या फिर कोई अन्य ग्रह हो लेकिन उसका संबंध द्विस्वभाव राशि मिथुन, धनु, मीन या कन्या के साथ हो। तो जैसे यहां सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है, तो बुध देखिए यहां पे वो अपनी ही राशि में शो हो रहा है। तो यहां पे देखिए बुध जो है मिथुन में ही है। अगर कोई मान लो सप्तम का उपनक्षत्र कोई अन्य ग्रह होता और वो मिथुन राशि में होता या धनु में होता या मीन में होता या कन्या में होता, तब भी ये हम कहते हैं कि द्विस्वभाव राशि से संबंध बना। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्विस्वभाव ग्रह के साथ या द्विस्वभाव राशि के साथ संबंध बनाए और दूसरे नवम और 11वें भाव का कार्येश हो। दूसरा भाव, नवम भाव, 11वां भाव में से किसी का कार्येश हो तो दूसरी शादी अवश्य होगी, ये नियम है। अब स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम चलते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न कुंडली आई है, और आप ये ध्यान में रखें भी कोई भी प्रश्न होता है तो स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह से चलते हैं जिस तरह से इस प्रश्न में हम लेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा के द्वारा हम प्रश्न की सार्थकता को देखते हैं या फिर जातक के मन की जो है अर्ज है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा को हम देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि चंद्रमा के आगे कोई निशान नहीं है, यानी कि चंद्रमा क्या है, टेनेंटेड है। जिस ग्रह के आगे स्टार का निशान हो वो अनटेनेंटेड होता है, जैसे यहां बुध है, शनि है। जिस ग्रह के आगे हैश का निशान हो वो रीइंफोर्स होता है, वो अपने ही नक्षत्र में होता है। देखो गुरु के आगे हैश का निशान है, शुक्र के आगे है केतु, ये सब अपने अपने नक्षत्र में स्थित है। गुरु अपने ही नक्षत्र गुरु में, शुक्र अपने ही नक्षत्र शुक्र में, केतु अपने ही नक्षत्र केतु में। जिन ग्रहों के आगे कोई निशान नहीं वो टेनेंटेड है। तो चंद्रमा जो है टेनेंटेड है। अब यहां पर हम चंद्रमा को देखेंगे कि क्या वो किस प्रकार के उनको दर्शा रहा है। चंद्रमा यहां पर दशम भाव में स्थित है, 4 और 5 का स्वामी है, सूर्य के नक्षत्र में दूसरा भाव, और चंद्रमा आगे गुरु के उप नक्षत्र में है, 3, 9, 12। अब देखिए यहां पे एक चीज का ध्यान दें कि ये जो ग्रह है इनकी हम राशि को देख सकते हैं, क्योंकि हमने एक बात की थी कि द्विस्वभाव राशि के साथ संबंध बने। चंद्र जो है दशम में स्थित है, 4, 5 का स्वामी है। चंद्रमा जो है यदि हम देखें तो यहां वो मकर राशि में है। चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य जो है, यदि सूर्य को देखें वो द्विस्वभाव राशि में है, और चंद्र का उपनक्षत्र गुरु जो है, गुरु को देखें तो गुरु भी मिथुन राशि में है। तो चंद्रमा एक तो दोनों 11 में से दूसरे भाव का कार्येश है, नवम भाव के साथ वो कनेक्टेड है। यहां पर देखें चंद्रमा टेनेंटेड था, तो चंद्रमा का उपनक्षत्र का नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का उपनक्षत्र गुरु और गुरु का आगे नक्षत्र
स्वयं गुरु ही है। यहां नवम भाव फिर से आ गया और इस प्रकार से चंद्रमा एक तो दूसरे भाव के कारेश है, नवम भाव के साथ कनेक्टेड है और द्विस्वभाव राशियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो जातिका है उसके जो प्रश्न की अर्ज है वो सही है, यानी कि चंद्रमा उसके प्रश्न की सार्थकता को बता रहा है। यहां तक क्लियर है जी? अब बात आती है कि हमने पहला स्टेप देखा चंद्रमा के द्वारा कि जातक के मन की स्थिति को बता रहा है। अब यहां पर जो नियम है, सबसे पहले तो हमने ये भी देखा कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है। बुध दूसरे में स्थित है, 3-6 का स्वामी है, राहु के नक्षत्र में छठा भाव। तो जैसा कि वो तलाकशुदा है तो छठा भाव आ रहा है जो कि सप्तम का व्यय भाव है, तलाक को शो कर रहा है। अब यहां पर राहु के पूरे भाव नहीं आ रहे। मैं शो कंसोलिडेटेड पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे 2, 7, 9, 11 ये भाव आ रहे हैं। तो यानी कि सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी बुध द्विस्वभावी ग्रह है और अपनी ही बुध द्विस्वभावी राशि मिथुन में है। बुध का नक्षत्र राहु है। राहु यदि हम देखें यहां पे शुक्र की राशि में है, तुला में, और शुक्र कारक होता है शादी का। ये आप ध्यान में रखें कि शुक्र कारक होता है शादी का। शुक्र पत्नी का कारक होता है स्त्री के चार्ट में, और पति के चार्ट में जो होता है शुक्र स्त्री का कारक होता है, और पत्नी के चार्ट में जो मंगल या गुरु ये पति के कारक होते हैं। तो यहां पर शुक्र शादी का कारक है, एक तरह से ऐसा हम समझ सकते हैं। तो सप्तम का उपनक्षत्र बुध राहु के नक्षत्र में, राहु तुला राशि में, और बुध आगे राहु के ही उपनक्षत्र में। तो ये दूसरी शादी को भी दर्शा रहा है और तलाक को भी दर्शा रहा है। तो वो तलाकशुदा थी तो दूसरी शादी के लिए प्रश्न था। अब जो नियम है, यहां पर नियम हम लेंगे कि दूसरी शादी के लिए दूसरा भाव और नवम भाव, इनके उपनक्षत्र स्वामी 2, 9, 11, दूसरा भाव शादी होने के बाद परिवार में वृद्धि, सप्तम भाव पहली शादी तो नवम भाव दूसरी शादी, और दूसरी शादी के लिए दूसरा भाव भी लिया जाता है। तो यानी कि दूसरे या नवम भाव के उपनक्षत्र स्वामी दोनों 11 भावों के कारेश होंगे तो दूसरी शादी होगी, वो भी 2, 9, 11, यानी कि दूसरा, नवम और 11वां भाव के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। तो यहां पे देखें दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है राहु और नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है राहु, दोनों ही राहु हैं। और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जब दूसरी शादी का प्रश्न आता है ना, तो दूसरे और नवे भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी होता है वो एक ही ग्रह होता है। यहां पर राहु है। अब राहु को देखते हैं कि क्या दोनों 11 का कारेश हो रहा है। अब देखिए जैसा कि राहु है छठे भाव में स्थित है, तो शो कंसोलिडेटेड पे क्लिक करेंगे तो राहु हमें 2, 9, 11 तीनों भाव दे रहा है। राहु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 6, 1, 8 दे रहा है, और राहु बुध के उपनक्षत्र में है, 2, 3, 6 दे रहा है। तो यहां पे राहु का नक्षत्र स्वामी मंगल, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने 4 स्टेप का टेबल इसलिए खोला है ताकि किसी ग्रह के साथ किसी ग्रह की जो युति होती है वो इसमें हमें आसानी से पता चल जाती है। दूसरे और नौवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु, तो यहां पे राहु को देखें तो हमें यहां पे सिर्फ दूसरा भाव मिल रहा है और इसके अलावा नहीं। तो इसको हम बंद कर रहे हैं। हमें हमारी स्क्रिप्ट में 2, 9, 11 भाव मिल रहे हैं और उपनक्षत्र पर भी दूसरा भाव मिल रहा है। तो एक तरह से यहां पर प्रॉमिस जो है मिलता है। और इसके अलावा एक और बात देखें कि राहु जो है टेनेंटेड है,
तो राहु का उपनक्षत्र बुध आगे राहु के ही नक्षत्र में है, 2, 9, 11 भाव दोबारा से आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दूसरी शादी का प्रॉमिस है। अब दूसरी शादी कब होगी? दूसरे, 9वें, 11वें भाव के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। तो यहां पर दूसरे भाव के कारेश कौन है देखें, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र। 9वें भाव के कारेश है गुरु, शनि, गुरु। 11वें भाव का इकलौता कारेश है शनि। तो इस नियम को एक यहां पर अभी नोट कर लें कि जिस भाव का कोई इकलौता ग्रह कारेश हो, उस ग्रह का नक्षत्र, उपनक्षत्र भी उस भाव का फल देने में सक्षम होता है। यहाँ पे 11वें भाव का इकलौता कारेश शनि है, तो शनि का नक्षत्र कौन है? गुरु, उपनक्षत्र स्वयं शनि। तो एक तरह से गुरु भी यहां पर ब्रैकेट में अगर आप लिख लेंगे तो ये भी इस भाव का फल देने में सक्षम है। तो दोनों 11 भावों के जो कारेश ग्रह हैं, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल और ई लेवल जो बनता है वो ए बी सी डी में आए हुए ग्रहों के साथ किसी की या युति हो या दृष्टि हो, उसको साथ में लिया जाता है। तो दोनों 11 भावों के कारेश ग्रह यदि हम देखें, मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह से शुरू करता हूं ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन से हैं और कौन से नहीं। सूर्य आ गया, चंद्र आ गया, मंगल नहीं है, गुरु आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया, शनि आ गया। तो ये सब आ गए। अब जैसा कि प्रश्न के समय देखिए सूर्य की महादशा चल रही थी, आप देख सकते हैं यहां पर प्रश्न 15 जून 2014 को पूछा गया। तो प्रश्न के समय सूर्य की महादशा चल रही थी, और यदि हम देखें कि ये सूर्य की महादशा 15 जून 2014 को प्रश्न पूछा गया, सूर्य की महादशा 2017 तक थी, यानी कि काफी लंबी अवधि है। और सूर्य में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, तो गुरु की अंतर्दशा 28 अक्टूबर 2014 तक, और प्रश्न पूछा गया था 15 जून 2014, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 28 अक्टूबर तक। तो ये भी 5-6 महीने पड़े हैं। तो सबसे पहले हम देखें सूर्य और गुरु क्या दोनों 11 के कारेश में हैं। देखिए सूर्य यहां पर दूसरे में मिल गया, 9वें भाव के कारेश में गुरु मिल गया, 11वें का कारेश शनि, शनि का नक्षत्र गुरु। तो दोनों 11 भावों के कारेश में हमें महादशा स्वामी सूर्य मिल गया, अंतर्दशा स्वामी गुरु मिल गया। एक तो हमने इस तरीके से देखा कि दो, ये संयुक्त रूप से हम मानेंगे इनको, 2, 9, 11, चाहे सिर्फ 11 में ही हमें मिल जाते, बाकी में ना मिलते, तब भी हम संयुक्त रूप से यही बोलते हैं कि दोनों 11 भावों के कारेश ग्रहों की जो कारेश ग्रह है उसमें हमें सूर्य और गुरु मिल गया। अब प्रश्न के समय जून का महीना था और अक्टूबर तक सूर्य में गुरु, तो सूर्य और गुरु यानी कि अक्टूबर तक जो है दोनों 11 के कारेश थे। ये एक तरह से पॉजिटिव है, लेकिन इसकी पुष्टि एक और तरीके से हम करेंगे कि सूर्य का उपनक्षत्र और गुरु का उपनक्षत्र क्या वो भी पॉजिटिव है, क्या वो भी दोनों 11 में से किसी को दे रहे हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिए, सूर्य का उपनक्षत्र बुध दूसरे भाव को दे रहे हैं और अंतर्दशा स्वामी गुरु का उपनक्षत्र सूर्य दूसरे भाव को दे रहा है, और ये 9 भाव के साथ कारेश है। सूर्य भी जो है 2 भाव के साथ है, तो एक तरह से महादशा स्वामी सूर्य, अंतर्दशा स्वामी गुरु पॉजिटिव है। तो पहली बात तो ये हमें पता चली कि 28 अक्टूबर तक दूसरी शादी होने के पूरे चांस हैं। अब बात आती है कि प्रश्न के समय सूर्य की महादशा चल रही थी और सूर्य हमें पॉजिटिव मिला, अंतर्दशा गुरु की चल रही थी, गुरु हमें पॉजिटिव मिला, महादशा और अंतर्दशा पॉजिटिव मिली। अब रहेगी प्रत्यंतर दशाएं। ठीक है जी। अब ये गुरु की अंतर्दशा में जैसा कि प्रश्न पूछा गया था 15 जून 2014 को, तो 15 जून को यदि हम देखें सूर्य गुरु शुक्र चल रहा था,
शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र। तो यहां प्रत्यंतर दशा देखिए, शुक्र की प्रत्यंतर दशा, उसके बाद सूर्य की, उसके बाद चंद्र की, उसके बाद मंगल की, उसके बाद राहु की। तो यानी कि शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, इनमें से हमने देखना है दोनों 11 के कौन का रेश हैं और कौन अपने उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव हैं। ठीक है जी। तो हम यहां से शुरू करते हैं। अब देखिए केपी स्टार वन में ये बहुत बढ़िया बात है कि ये विषमोत्तरी दशा का क्रम है। अब जैसे सूर्य महादशा, गुरु अंतरदशा, शुक्र प्रत्यंतर दशा, शुक्र के बाद सूर्य की, सूर्य के बाद चंद्र, मंगल, राहु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। यहां देखें शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये क्रम अनुसार है विषमोत्तरी दशा। तो हम जैसे शुक्र की प्रत्यंतरा पर विचार कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सूर्य की प्रत्यंतरा पर विचार कर सकते हैं, उसके बाद हम चंद्र की प्रत्यंतरा पर विचार कर सकते हैं, उसके बाद हम मंगल की प्रत्यंतरा पर विचार कर सकते हैं, उसके बाद हम राहु की प्रत्यंतरा पर विचार कर सकते हैं, यहीं से देखकर इन्हीं भावों को लेते हुए। तो अब देखिए शुक्र अपने उपनक्षत्र पर 2 के साथ पहला भी दे रहा है, नवम भाव नहीं दे रहा, 8वां दे रहा है, तो थोड़ा ये कमजोर हुआ। सूर्य जो है अपने नक्षत्र पर 1, 6, 8 दे रहा है, उपनक्षत्र पर दूसरा भाव दे रहा है, चलो इसको हम स्टैंड बाय कर लेते हैं। फिर चंद्र को देखें तो चंद्र नक्षत्र लेवल पर पॉजिटिव भाव दूसरा दे रहा है, उपनक्षत्र पर पॉजिटिव भाव नवम भाव दे रहा है, 2, 9, तो इनसे ज्यादा ये पॉजिटिव हुआ। मंगल को देखें तो मंगल 1, 6, 8 यहां दे रहा है, यहां 4, 5, 10 दे रहा है, यहां उपनक्षत्र पर 2, 3, 6 दे रहा है, तो उपनक्षत्र पर यह भी कुछ पॉजिटिव है। और राहु भी यदि देखें तो नक्षत्र पर इतना बढ़िया नहीं है, यहां पे उपनक्षत्र पर, तो यानी कि हमें सबसे ज्यादा कौन मिला? चंद्र पॉजिटिव। ठीक है जी। तो चंद्र की प्रत्यंतर दशा जो है ये पॉजिटिव है। हम कह सकते हैं कि सूर्य गुरु चंद्र में शादी होने के चांस हैं ज्यादा, एक तो ये हम कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि सूर्य गुरु ये मंगल भी कुछ पॉजिटिव है, ये वीक है, इसके आगे हम W लिख लें, इसी प्रकार से राहु के आगे W लिख लें, तो ऐसे हम बता सकते हैं। अब इनकी जो शादी हुई थी 9 अगस्त 2014 को हुई थी। तो यहां देखिए सूर्य की प्रत्यंतरा 4 अगस्त तक है और चंद्र की प्रत्यंतरा 28 अगस्त तक है। तो 9 अगस्त यानी कि सूर्य की महादशा, गुरु की अंतरदशा, चंद्र की प्रत्यंतर दशा में शादी हुई थी दूसरी। और हमने ये भी देखा कि चंद्र ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। हमने सबसे पहले देखा महादशा दोनों 11 की कारेश है, अंतरदशा दोनों 11 की कारेश है, फिर प्रत्यंतर दशा को देखा तो सूर्य, गुरु और चंद्र ये ज्यादा पॉजिटिव लगे। सूर्य, गुरु, चंद्र की दशा में 9 अगस्त 2014 को इनकी दूसरी शादी हुई थी। ठीक है जी, क्लियर है? कोई प्रश्न है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने लिया। सबसे पहले हमने चार्ट बनाया, फिर हमने नियम को समझा। जब ये आप नियम को इसको अच्छे से नोट कर लेंगे या लिख लेंगे, या मैं इसका जो आपको भेजूंगा, तब उसके बाद हम जो स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, सबसे पहले चंद्र के द्वारा सार्थकता देखते हैं, फिर उसके द्वारा जो मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी उसके द्वारा प्रॉमिस देखते हैं। प्रॉमिस देखने के बाद हम मुख्य और सहायक भावों के कारेश ग्रहों को लेते हैं। फिर हम महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी और प्रत्यंतर दशा स्वामियों की बारी बारी से एक तरह से गणना करते हैं कि कौन ज्यादा पॉजिटिव है। जो चल रही महादशा है क्या वो पॉजिटिव है? पॉजिटिव है तो उसको हम ले लेते हैं। चल रही अंतरदशा क्या पॉजिटिव है? यदि पॉजिटिव है उसको हम नोट कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सूर्य की महादशा, गुरु की अंतरदशा को किया। उसके बाद बात आती है प्रत्यंतर दशाओं की, तो जो उसमें से हमें ज्यादा पॉजिटिव लेते हैं हम उसको नोट कर लेते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं। जो वीक होता है उसको एज ए वीक नोट कर लेते हैं, जो बिल्कुल ही कमजोर होता है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। जो बचते हैं उनमें से हमारा ध्यान जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है उसके ऊपर जाता है कि इस दशा में हो सकता है। इसके अलावा जो रूलिंग ग्रह हैं, तो रूलिंग ग्रह भी जो हैं उनकी भी हम जो है मदद ले सकते हैं
कि मान लो 2 9 11 भावों के कारेश ग्रहों में सभी के सभी ग्रह आ जाए, तब रूलिंग ग्रहों द्वारा जो है हम उसमें से कॉमन चुनकर भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है कि पहले महादशा स्वामी को देख लो, फिर अंतरदशा स्वामी को देख लो, फिर उसके चल रही प्रत्यंतर दशा स्वामियों को देख लो, ये ज्यादा बढ़िया है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं तो हमें काफी चीजें जो है पता